अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, कि हमारे नॉन करंट एसेट जब हम बेचते हैं तो क्या होता है। जब पहले ये देखते हैं, जब नॉन करंट एसेट्स खरीदते हैं तो वो मर्चेंडाइज खरीदने से मुख्तलिफ है। मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेजेस। जब नॉन करंट एसेट्स खरीदते हैं तो उसे उसके नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कहलाता क्या है, ये एसेट कहलाता है। लेकिन आई मीन ये भी एक खर्चा है, वो भी एक खर्चा है। कौन से टाइप का खर्चा है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब खरीद रहे हैं नॉन करंट एसेट तो कुछ मुख्तलिफ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हमारे लिए, क्योंकि वो एक साल से ज्यादा अपनी लाइफ देगा। जब इसको बेच रहे हैं ना, तो इसको बेचने के जरिए जो पैसा आ रहा है वो हमारी रेवेन्यू रिसीट नहीं कहलाती। हमारी रेवेन्यू रिसीट कहलाई वो पैसा नहीं ना, इनकम, रेगुलर इनकम से पैसा थोड़ी आया। कौन सी रिसीट है ये, कैपिटल रिसीट है ये। ठीक है, पीछे भी पढ़ चुके हैं बात। तो इस वजह से किसी मर्चेंडाइज का सेल होना वो हमारी सेल्स कहलाता है, लेकिन किसी नॉन करंट एसेट का सेल होना वो हमारी रेगुलर सेल्स का पार्ट नहीं बनता। सही, आप जहन में रखना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को और स्ट्रेट लाइन मेथड को, कि अगर एसेट इनके जरिए डेप्रिशिएट हो रहा है, अभी रिवैल्यूएशन मेथड को छोड़ दो, सही ना, अगर इनके जरिए एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है और वो एसेट हमारे पास अभी बिजनेस में चल रहा है और डेप्रिशिएट होता जा रहा है, फिर एक वक्त आएगा उसको हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं, मैं बीच बीच में आपको रिमाइंड कराता रहूंगा। जी हाँ सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्रैम्ड, ईडी यहां लिख देता हूं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इसका भी काम नहीं है। हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट, या इसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट का नाम भी देते हैं। ये वाले जो एम है ना, मैचिंग वाले नहीं है, या एक्रूअल्स लिख दिया ना, जब तक एक्रूअल्स का दूसरा नाम मैचिंग है तो अलग से मैचिंग नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मटेरियलिटी, मनी मेजरमेंट, एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, और डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, अभी हमारे काम का यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, अभी हमारे काम का हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है जो मैं बात करने जा रहा हूँ, एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट होने वाला है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होने वाला है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट तो होता ही है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है जनाब, हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमारी क्यों नॉन करंट एसेट्स में इंप्लीकेशंस हैं, वो इसलिए हैं कि हमारे जब नॉन करंट एसेट हम परचेज करते हैं, ठीक है ना, तो अपनी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो पहली जो भी हमारी रिकॉग्निशन है, रिकॉग्नाइज करते हैं जब अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, किस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, सबसे पहले वो चीज जो कि मनी में मेजरेबल हो। दुआओं को रिकॉग्नाइज नहीं करते, दोस्तियों को रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, तो उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जितने का खरीदा है जो उसकी कॉस्ट है, हिस्टोरिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अगर नॉन करंट एसेट है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता रहेगा, वो पता नहीं किस टाइम पे जाके वो बिकेगा, जब बिकेगा तब जाके पता चलेगा कि हमने कितने सालों में उसकी कितनी वैल्यू कंज्यूम कर ली और सस्ता बिका। तो 5वें साल जाके बिक रहा है अगर, तो 5वें साल अगर हमने खरीदा था उसको $10,000 का और 5 साल इस्तेमाल करके वो $3,000 का बिक रहा है, 5वें साल हम लिख रहे हैं उसको कि $7,000 का लॉस हो गया, तो आप कहोगे रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मैंने फॉलो कर लिया, कि जब मैंने बेचा उसको तभी मैंने उसका लॉस रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रियलिटी में एक चीज जब आए तभी करो, जब खरीदा है तभी उसको कहो मैंने खरीद लिया, जब बेचा तभी कहो मैंने बेचा है। लेकिन बीच में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आके कॉन्फ्लिक्ट करता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है लेकिन भाई फ्यूचर एंटिसिपेटेड अगर लॉसेस है ना किसी किस्म के, गोया के वो अभी हुए नहीं है, बाद में होंगे, उनको रिकॉर्ड करना शुरू हो जाओ। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट की एक दरमियानी राह निकली, वो क्या निकली दरमियानी राह, प्रोविजन। क्योंकि अगर आप एक चीज खरीद रहे हो
तो रियलिटी है कि वो ले चुका मैं चीज, तो मशीन डेबिट करेंगे और उसके बदले बैंक से पैसा चला गया, बैंक क्रेडिट कर दी $10,000 का। अब आप अगर प्रोविजन को ना सोचो और सिर्फ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को सोचो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी जितनी वैल्यूज हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अपनी मशीन को यूज कर चुके हैं तो उतने से डेप्रिशिएट करो। तो आप कर रहे हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अगर आप ऐसा करते हो लेट्स सपोज $2,000 से और उसके बदले मशीन क्रेडिट कर देते हो $2,000 से, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट तो विन कर गया यहां पर कि एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, फ्यूचर एंटिसिपेटेड। लेकिन रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट करे भाई चली थोड़ी गई है मशीन, नहीं 2000 से तो कम हो गई, 2000 से कैसे लाइक कम हो गई, कुछ चला थोड़ी गया मशीन में से, सही। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है एटलीस्ट आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करो तो कम से कम मशीन को कॉस्ट पे रहने दो, क्रेडिट करो तो प्रोविजन के नाम से एक अलग अकाउंट क्रेडिट कर दो, ताकि प्रोविजन के लफ्ज से हमें ये मतलब ये रहेगा, हमें एंड तक पता रहेगा और हमारे ओनर को भी पता रहेगा कि ये प्रोविजन है कि इसमें कमोबेश हो सकती है। मशीन क्रेडिट कर दी ना तो मशीन अपने टी अकाउंट में वैल्यू कम हो जाएगी उसकी, सही है। तो टी अकाउंट में वैल्यू कम नहीं करे। अगर आप एक एस्टिमेट बना रहे हैं तो कम से कम कोई ऐसा लफ्ज यूज करें जो एस्टिमेट्स के लिए यूज होता है, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब हमने अपने अकाउंटिंग के अंदर प्रोवाइड कर दिया एक स्पेस अलग से, किसको, मशीन के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो गया और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी ब्रेक नहीं हुआ, वरना मशीन क्रेडिट कर रहे तो वो ब्रेक हो जाता, तो आप कह रहे हो उसकी भी मान ली गई, सही। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो गया, क्योंकि जब जिस साल मशीन यूज किए ना, जितने सालों उतने सालों उसका एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करो, मैच करो। अगर मशीन आपने पहले साल पूरे के पूरे एक्सपेंस कर दी, उसको पूरे का पूरा एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल दिया कि ये मेरा खर्चा हो गया है मशीनरी एक्सपेंस के नाम से $10,000, आपने मशीनरी एक्सपेंस अगर लिख दिया तो पूरा 10 का $10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, जबकि ये मशीन $10,000 की हमें अलग अलग सालों में मैच करनी है, तोड़नी है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है उसको फॉलो करने के लिए फिर हमने क्या किया, इस मशीन को एज एन एसेट रिकॉर्ड किया और उसकी डेप्रिसिएशन को 5 सालों में जो या 3-4 सालों में जो भी तोड़ा, ठीक है ना, 2,000 से। क्लियर हो रही है। लेट्स सपोज इसकी स्क्रैप वैल्यू 2,000 होनी थी, 10,000 माइनस 2,000 और इसकी यूजफुल लाइफ होनी थी 4 साल, तो हर साल की 2,000 डेप्रिसिएशन आएगी, ठीक है ना। तो 2,000 2,000 2,000 जिस साल यूज करें उस ईयर से मैच करने का की वजह से हमने एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर लिया या मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी। जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट बीच बीच में अमल दखल होगा कॉन्सेप्ट का। अच्छा जी, तो एक मैंने एसेट है, चाहे वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में या स्ट्रेट लाइन मेथड पे रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन होगी उसकी, ठीक है। अभी मैं स्ट्रेट लाइन मेथड अज्यूम कर रहा हूं, थोड़ा और आसान है, याद रखना। तो एक मशीन मैंने ली, स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करूंगा, मशीन डेबिट $10,000 से और उसके बदले बैंक क्रेडिट हो रहा है या जो भी हो रहा है $10,000 से, 10K का मतलब 10,000, ठीक है। अब एक साल गुजरने के बाद उस मशीन की से एसोसिएटेड जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनता है, जो हमने अज्यूम किया था $2,000, ठीक है ना, और उसके बदले उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया, ठीक है। ऐसा 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती चली गई, अक्यूमुलेट होती चलेगी, 3 साल तक कहां पहुंच गई, 6,000 तक पहुंच जाएगी, राइट। तो अब मैं यहां पर टी बनाने लगता हूं, टी अकाउंट। तो कौन कौन से टी अकाउंट बनाऊंगा, मशीन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ठीक है ना। अच्छा, मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नहीं बना रहा, मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बना रहा हूं, उसी के क्रॉस रेफरेंस से आप समझ जाना कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी टी होगा, ठीक है। मशीन का भी चाहूं तो चलो इतना लंबा कर देता हूं जी। मशीन है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इस मशीन का, और मशीन का नाम है चलो मशीन ए, तो उसी का मशीन ए का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमने मिसाल के तौर पे 7 अप्रैल को ली थी, ठीक है, तो मशीन डेबिट हुई होगी, बैंक क्रेडिट हुआ होगा $10,000 से, ठीक है। साल के आखिर में इसका सीडी बैलेंस यही आएगा, 10,000 ही आएगा, ये 10,000 ही अपने कॉस्ट के टी पे ही चलती रहेगी, ये कोई रिवैल्यूएशन मॉडल थोड़ी है कि हमारा सीडी बैलेंस चेंज हो रहा होगा, कॉस्ट के टी में 10,000 ही ब्रॉट डाउन कैरी डाउन होता रहेगा सर, ठीक है। बस डेट क्या होगी, 31 दिसंबर 2012-13 जो भी साल चल रहा, ठीक है, ये साल एंड का। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी ब्रॉट डाउन तो कुछ भी नहीं है, शुरू में तो कुछ भी नहीं है, मशीन भी क्योंकि ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं थी,
स्टूडेंट डेप्रिसिएशन ब्रॉट डाउन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, पहली तारीख पहले महीने को कुछ ब्रॉट डाउन नहीं है। लेकिन 31 दिसंबर में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ 2000 से, और उसके बदले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा अपने टी अकाउंट में, उसका टी नहीं बनाया मैंने, ठीक है। और सीडी बैलेंस आ गया होगा कितना इसका 2000। ऐसे ही जा रहे हैं ना शुरू से। अब ये सीडी ब्रॉट डाउन हुआ होगा अगले साल की पहली तारीख को, पहली तारीख पहले जनवरी साल चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो ब्रॉट डाउन कितना है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और यहां पर ब्रॉट डाउन मशीन कितनी है, ठीक है। यहां पर क्या है लिखूंगा ब्रॉट डाउन बैलेंस। अब साल गुजरा, 31 दिसंबर दोबारा आई, दोबारा 2000 लिखा और उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। और ये 2 और 2 कितना बन गया 4000, क्लोजिंग वैल्यू क्या निकली हमारे अलाउंस की 4000, ठीक है। अच्छा दूसरे साल की अगर मैं पूछूं एंड में इसका कैरी डाउन क्या है, वही होगा 10,000, ठीक है ना। अब दूसरे साल तक ये चला, अब मैं पूछूं दूसरे साल की बुक वैल्यू कितनी है मशीन की, जो कि बैलेंस शीट में दिखेगी कितनी 6000, क्योंकि ये जो सीडी है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड पे जाएगा एज अ बैलेंस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, और मशीन का सीडी जो यहाँ पर लिखा है वो डेबिट साइड पे जाएगा, ट्रायल बैलेंस में 10,000। तो ट्रायल बैलेंस में मशीन 10,000 की है और ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे 4000 का है, तो ये दोनों मुलाकात क्या करेंगे बैलेंस शीट में जाके, ठीक है। और बैलेंस शीट में 10 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा 6000, वो नेटबुक वैल्यू होगी हमारी मशीन की, ठीक है। अब एक साल अचानक से आता है कि जिसमें इसके तीसरे साल की शुरू में ही हम ये बेच देते हैं, तीसरे साल की शुरू में ही हम ये मशीन बेच रहे हैं, तो उसको बेचने का तरीकेकार जो है ना वो कुछ ऐसा होगा, एक अकाउंट बनेगा डिस्पोजल का। पहले तीसरे साल तक तो पहुंचो फिर बताता हूं। तीसरे साल के शुरू में बेच रहे हैं या बीच में बेच रहे हैं, जब भी बेच रहे हैं मैं चाह रहा हूं कि डेप्रिसिएशन मुझे रिकॉर्ड नहीं करनी, तो मैं पॉलिसी अपनी रख रहा हूं कि ईयर ऑफ सेल में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन ये मैं ये नहीं लिखूंगा ईयर ऑफ सेल में नो डेप्रिसिएशन, ऐसे नहीं लिखा होता, बल्कि क्या लिखा होता ईयर ऑफ परचेज में फुल ईयर डेप्रिसिएशन। पॉलिसी क्या मेरी डेप्रिसिएशन की कि ईयर ऑफ परचेज में फुल ईयर की डेप्रिसिएशन है, तो ईयर ऑफ परचेज में अगर फुल ईयर डेप्रिसिएशन है तो फिर ये बात ऑब्वियस है कि ईयर ऑफ सेल के अंदर डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं चार्ज करोगे, ठीक है। तो इसलिए नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज, चाहे मैंने थर्ड ईयर के अंदर 6 महीने यूज करके बेची 7 महीने यूज करके बेची, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, ठीक है। पॉलिसी ये भी हो सकती थी मंथ्स ऑफ यूज के बेसिस पे, तो अगर मैं चौथे महीने बेचता ना मशीन तो 4 महीने के पहले डेप्रिसिएशन निकालता, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और ठीक है। चलो ये वाली करते हैं, चौथे महीने वाली बात करते हैं, ठीक है। अपोर्शन करते हैं, अपोर्शन, मैं पॉलिसी चेंज कर रहा हूं, हम अपोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये मशीन को हम अज्यूम करते हैं कि मशीन को हम सेल कर रहे हैं, मशीन ए इज सोल्ड या डिस्पोज्ड फॉर $7,000, ठीक है, ऑन 20th मई, और मिसाल के तौर पे ये तीसरा साल है 2023 में इसको बेच रहे हैं, जबकि ये पहला साल इसका था 2021, ठीक है ना, दूसरा साल था इसका 2022, और अब ये तीसरे साल ब्रॉट डाउन होगी 2023 में, ठीक है ना। 2023 लिखा, उसमें ब्रॉट डाउन किया, सीडी को यहाँ बीडी किया 10,000 की, लेकिन अब ये 2023 के अंदर कैरी डाउन कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि बेच रहे हैं हम, सही है। तो अब मैं बताता हूँ वर्किंग क्या होगी। इसको भी फिलहाल मैं सीडी जो है हमारा, इसको भी ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ, किसका सीडी है ये डेप्रिसिएशन वाला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी 4000 से ब्रॉट डाउन हो गया, और ये 2023 में ब्रॉट डाउन हो रहा है, ठीक है ना। और ये ब्रॉट डाउन होने के बाद डेप्रिसिएशन ऐड होगी कितनी 2000, हर साल 2000 डेप्रिसिएशन है ना, लेकिन 2000 को हम क्या करेंगे अपॉर्शन करेंगे, कितने कौन से कितने महीने तक करेंगे, मई लेंगे, क्यों लेंगे, मई का महीना लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि 15 मई भी होती तो ले लेते, 15 मई भी होती तो ले लेते, तो ये तो 20 में है, मई का महीना गिन लो 5 महीने, तो 2000 एनुअल डेप्रिसिएशन है,
उसको डिवाइड कर दो 12 महीने से और मल्टीप्लाई कर दो 5 महीने से, ठीक है ना। तो 2000 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 10,000, 10,000 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अजीब सा अमाउंट आएगा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है ये अजीब सा अमाउंट बोलने में। नहीं, एक काम करो, इसको 6 कर दो, ठीक है ना, और उसको 20 मई की जगह 20 जून में बिकवा देते हैं, ठीक है ना, 20 जून में बिकवा दो, चलो बस। तो 6 महीने तक चल गया हमारे पास। तो 1000 डेप्रिशिएट हो रही है, राइट। तो पहले तो 1000 से आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया, सही ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का क्या है, वो तो इनकम स्टेटमेंट में जाके कट कटा के प्रॉफिट की शक्ल इख्तियार कर लेगा, मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कट जाएगा और जो भी फिर बचेगा वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अक्यूमुलेटेड का मसला पता है कि ये चलता चला जाता है, सीडीबीडी होता चला जाता है। और मशीन का भी मसला ये चलती चली जाती है। और अब हम बेच रहे हैं तो मतलब इनके टी अकाउंट खत्म करने होंगे, तो मशीन का भी टी खत्म करना होगा और उससे एसोसिएटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी टी अकाउंट खत्म करना होगा। क्लियर हो रही है बात जी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल क्या बन रहा है अभी 2023 का 5000, और मुझे सीडी कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि बिक रही है ना, जो बिक रही है तो उसका एक्यूमुलेटेड क्यों पाले। इसी तरह मशीन के अंदर भी सीडी कुछ नहीं चाहिए क्योंकि बिक रही है, अब 10,000 खत्म करना है मुझे। मशीन के अंदर अभी क्या चल रहा है, मशीन के अंदर अभी 10,000 टोटल है, लेकिन मुझे यहाँ सीडी कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ब्रॉट डाउन थोड़ी करना, खत्म करना, मुझे 10,000 क्रेडिट करना है मशीन का, कि मशीन जा रही है मेरे पास से और मशीन से एसोसिएटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो 5,000 बन रहा है ना, मुझे उसको डेबिट करना है ताकि टी अकाउंट खत्म हो जाए। ऐसे ही थोड़ी कर देंगे हम, इसके लिए एक तीसरा अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। नॉन करंट एसेट डिस्पोजल अकाउंट बोलो, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, जो भी बोलो। इस जब मैंने मशीन को क्रेडिट किया 10,000 से, तो उसके बदले क्या किया मैंने, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दिया 10,000 से, ठीक है ना। तो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया एक तरह से। क्लियर है। 2023 के अंदर ये वर्किंग हो रही है और ये 20 जून को हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने डेबिट कर दिया 5,000 से, उसके बदले डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। कौन सी तारीख को, जब बेच रहे हैं 20 जून, जिस दिन बेच रहे हैं उसी दिन होगा ना काम। तो 5,000 से डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया, उसके बदले क्या डेबिट हो गया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हमें पता है उन दो अकाउंट्स का हमारा मसला खत्म, ये हो गया खत्म। अब जो भी करना है यहाँ करना है, डिस्पोजल अकाउंट। बेची कितने की थी मशीन, 7,000, 7,000 की बेची है, तो बेचने पे हमारे पास बैंक में पैसा आया होगा, क्या हो सकता है, या तो बैंक डेबिट और मशीन, सॉरी बैंक डेबिट 7,000 से और 7,000 से डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। मशीन का तो अकाउंट ही नहीं है ना, अब तो डिस्पोजल अकाउंट है ना जो मशीन को डील कर रहा है। या तो ये हो सकता है, या तो बैंक की जगह पर कोई अकाउंट रिसीवेबल आ सकता है, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना, किसी बंदे को मैंने उधार पे बेच दी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होना है कितने से, 7,000 से। लेकिन मैं अभी आसानी के लिए बैंक का रेफरेंस दे रहा हूं, ठीक है, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इमेजिन कर सके ना बंदा। तो बैंक में पैसा आ रहा है, क्यों, क्योंकि मशीन बेची गई है, लेकिन मशीन के टी से आपको ताल्लुक नहीं, अब तो डिस्पोजल का टी रिप्रेजेंट कर रहा है मशीन को। तो बैंक डेबिट हो रहा है और डिस्पोजल क्रेडिट हो रहा है 7,000 से। बैंक क्या हो रहा है, हाँ देख क्रेडिट पर आया, क्रॉस है, ये 20 तारीख को ही हो रही है ट्रांजेक्शन। और अब हमें जनरल की डेबिट क्रेडिट वाली एंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट टी अकाउंट में भी सोच सकते हैं। और दूसरा टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, हमें इतना भरोसा है कि बैंक के टी में डेबिट हो गया होगा। जैसे ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अलग से टी नहीं बनाया था ना हमने, इतना भरोसा था, तो बस यही। अब आप मुझे बताओ कि डिस्पोजल अकाउंट का कोई जो है ना बैलेंस सीडी और बीडी नहीं आता, ठीक है। दोनों में से बाहरी साइड कौन सी है, 12,000 वाली, और हमें पता है सीडी बीडी आना नहीं है, तो मतलब इस साइड पे 2,000 यहां पर आएगा और इसको लिख दिया मैंने पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एडजस्ट होगा। ये प्रॉफिट है या लॉस है, देखो पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होती है किस वजह से, इनकम्स की वजह से, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट कब कब क्रेडिट हो सकती है, इनकम ही उसका रीजन है, ठीक है। या तो कोई मिसाल के तौर पे कोई इनकम का अकाउंट है आपके पास, जैसे कि रेंट इनकम का अकाउंट है कि रेंट इनकम आपकी थी
$6,000 पूरे साल की। फिर आपने कहा रेंट इनकम का सीडी बैलेंस नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ 6,000 लिखा और पीएनएल लिख दिया। तो क्या हो रहा है, रेंट इनकम डेबिट हो रहा है, लेकिन उसके बदले पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट में चला जाना। तो इसका पीएनएल किसी टी अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा हो तो एक्चुअली इसका मतलब पीएनएल क्रेडिट हो रहा है। पीएनएल क्रेडिट कब होता है, जब इनकम होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर यूं समझ में ना आ रहा, पहली बात तो ये समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन लेटर ऑन आदत हो जाएगी। ये गेन है या लॉस है, ये हमें अगर रियलाइज करना, तो आप यूं सोचो 10,000 की चीज थी जब खरीदी थी, 5,000 की इस्तेमाल कर ली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन उसके हमें पैसे कितने मिले, 7,000। तो एक्चुअली 5,000 की नेटबुक वैल्यू वाली चीज के 7,000 मिल गए, तो 2,000 हमें प्रॉफिट हो गया, गेन ऑन ये कहलाता है गेन ऑन डिस्पोजल। क्या पीएनएल में जाएगा, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखोगे गेन ऑन डिस्पोजल। और आपकी क्या अकल कहती है, इनकम स्टेटमेंट में कहां शो होगा, अदर इनकम कहां होती है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होती है। क्लियर हो रही है। अब तक की अगर मैं डबल एंट्रीज वैसे बना के दिखाऊं ना, तो कुछ ऐसी थी। जब मशीन खरीदी थी तो मशीन ए डेबिट और बैंक क्रेडिट। जब खरीदी थी, जिस साल खरीदी थी, वो साल एक्चुअली 2021 का था, ठीक है ना। मशीन 10,000 से आई थी, उसके बदले बैंक क्रेडिट हुआ था। अपॉर्शन वाली पॉलिसी थी, तो यकीनन हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की थी ना, तो इसका मतलब पहली जन को ही खरीदी होगी। मतलब जनवरी का महीना काउंट होगा, तो पहली जन, दूसरी, तीसरी, चौथी जनवरी की शुरू की तारीखों में खरीदी थी। उसके बाद 31 दिसंबर 2021 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ $2,000, ठीक है। कि 10,000 माइनस हमने स्क्रैप वैल्यू सोची थी 2,000, तो 10 में से 2 स्क्रैप वैल्यू माइनस किया, 8,000 बचा। 8,000 और यूजफुल लाइफ 4 साल सोची थी, तो 8,000 डिवाइड बाय 4, तो 2,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आ रही। 2021 की ये हुई थी। 2022 की एग्जैक्टली यही वाली एंट्री बनेगी 2022 की, बस डेट क्या हो जाएगी 2022। 21 यहाँ पर खत्म है समझो, और 22 के लिए एंट्री 22 हो जाएगी, ठीक है। फिर 2023 में पहुंच गए। 2023 में पहुंच के फिर क्या हुआ, 2023 में पहुंच के एक तो ये डेप्रिशिएट हुई। मैंने देखो आगे तक नहीं कर रहा कॉपी, पता है ना क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कौन सी तारीख तक ये डेप्रिशिएट हुई, जिस तारीख तक ये बिक गई उस तारीख तक डेप्रिशिएट हुई, राइट। बीस जून 2000, मतलब पूरा जून का महीना गिनना ही है। 1,000 से डेप्रिशिएट हुई थी, ठीक है, आधा साल डेप्रिशिएट हुई। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मशीन जो है अपने टी अकाउंट से खत्म करने के लिए मशीन क्रेडिट हो गई। मशीन क्या हो गई, $10,000 से क्रेडिट हो गई, और उसके बदले डेबिट क्या हो गया, ठीक है। पहले होता था कि मैं पहले ये कराता था फिर वो कराता था, अब दी अदर वे राउंड कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मशीन से एसोसिएटेड उसका एक्यूमुलेटेड भी तो खत्म होना चाहिए। कितने पे खड़ा था अब तक, पहले से 4,000 था और इस दफा 1,000 से और बढ़ गया, 5,000 तक जा चुका था, तो 5,000 डेबिट कर दिया, ठीक है, उसका अलाउंस और डेप्रिसिएशन, और उसके बदले डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। क्लियर है, 5,000 है। फिर क्या हुआ, बैंक में पैसा आया, 7,000 से बैंक डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। फिर क्या हुआ, अच्छा ये 20 तारीख, ये भी 20/6 है। फिर क्या हुआ, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से, क्या क्रेडिट, पीएनएल, और इसके ब्रैकेट में अपनी इंफॉर्मेशन के लिख दो गेन ऑन डिस्पोजल, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है डिस्पोजल, ठीक है। कौन सी तारीख, साल का आखिर, क्लोजिंग साल के आखिर में होती है, इनकम स्टेटमेंट साल के आखिर में बनती है, समझ आ रही है। 31/12/2023, क्लियर हो गई बात। इस इतनी इंफॉर्मेशन को लेकर अब हम डिस्पोजल अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन अ कंपनी बाइज अ नॉन करंट एसेट से इक्विपमेंट, इट इज कंसिडर्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इसलिए वी रिकॉर्डेड इन सम नॉन करंट एसेट अकाउंट इंस्टेड ऑफ द परचेजेस अकाउंट। परचेज अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते उसको। सिमिलरली इसी तरह व्हेन अ कंपनी सेल्स अ नॉन करंट एसेट, इट इज अ कैपिटल रिसीट। वी कैन नॉट क्रेडिट सेल्स,
बेच रहे हैं, वी कैन नॉट क्रेडिट सेल्स, बल्कि हम डिस्पोजल अकाउंट बाकायदा बनाते हैं। ये हमारी नॉर्मल सेल नहीं है, ये हमारा नॉन करंट एसेट बिक रहा है, तो इसके लिए हम नॉन करंट एसेट का डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, जिसका नाम आप ये रखो या मशीन डिस्पोजल अकाउंट रख दो, अगर मशीन बेच रहे हो या फर्नीचर, या डायरेक्ट डिस्पोजल अकाउंट रख दो। इस डिस्पोजल अकाउंट के अंदर सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? सबसे पहला काम क्या? इंश्योर, डिस्पोजल कर रहे हो ना जब, तो डिस्पोज करने से पहले सबसे पहले आपने इंश्योर करना है क्या, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। जब बेच रहे हो तब तक डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड है कि नहीं, चाहे जो भी पॉलिसी, अगर पॉलिसी है कि ईयर ऑफ परचेज के अंदर पूरी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, ठीक है ना, तो ईयर ऑफ परचेज में पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, दूसरे तीसरे साल भी पूरी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, दूसरे साल भी, तीसरे साल बीच में बेच रहे हो तो कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करनी, तो इसका मतलब ऑलरेडी डाटा अपडेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपोर्शन कर रहे हैं जैसे कि हमने अभी किया था अपनी मिसाल के अंदर, तो उस केस के अंदर हमें उतने महीने की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देख, अब मशीन एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2020 इतने की $5,000 की, हैज बीन सब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 20% पर एनम बेस्ड ऑन कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा है और परसेंटेज लिख दी, ऐसा हो सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड में परसेंटेज आए? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के फॉर्मूले में परसेंटेज देखी थी हमने, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के फॉर्मूले जो परसेंटेज है वो नेट बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, और यहां पर कह रहा है कि 20% पर एनम बेस्ड ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 20%, तो कॉस्ट क्या है? 5,000। एग्जाम्पल चेंज हो गई, आप कौन सी एग्जाम्पल पे चले हो, तो रफली बताई थी। 5,000 की कॉस्ट है, उसके ऊपर 20% पर एनम डेप्रिशिएट करोगे, तो हर साल 1,000 से ही डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। और परसेंटेज ऑन कॉस्ट की बारी आ जाती है ना जब भी, तो फिर स्क्रैप वैल्यू को नहीं सोचते। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी जब परसेंटेज का जिक्र होता है, जाहिर है उसमें भी स्क्रैप वैल्यू को नहीं सोचते, और डेप्रिसिएशन की स्ट्रेट लाइन मेथड अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट हो तो उसमें भी फिर स्क्रैप वैल्यू को खाते में नहीं लेते, बस हर साल 20% आप डेप्रिशिएट करो कॉस्ट के ऊपर। द मशीन वॉज सब्सिक्वेंटली, अच्छा एक सवाल दोबारा यहाँ करूंगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर 20% डेप्रिशिएट हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन मेथड में 20% डेप्रिशिएट हो रहा हो, क्या फर्क होता है ईयर ऑन ईयर? क्या फर्क है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन वैल्यू गिरेगी, क्योंकि वो किस पे हो रही है चार्ज? नेट बुक वैल्यू पे, हर साल की जो अपडेट हो रही है, जबकि ये तो कॉस्ट तो सेम ही रहती है, ठीक है, तो उसके ऊपर चार्ज होने वाली स्ट्रेट लाइन वाली होगी। द मशीन वॉज सब्सिक्वेंटली सोल्ड ऑन जुलाई 3, 2022 को बेची, खरीदी कब थी? 1 जनवरी को, बेची कब? जुलाई 3 को, 6 महीना चला के, कितने की बेची? $2,000 की। द अकाउंटिंग पीरियड फॉर द बिजनेस एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2022, अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2022, एंड द कंपनी एडहेयर्स टू अ पॉलिसी ऑफ अपोर्शनिंग डेप्रिसिएशन। मंथ ऑफ परचेज के अंदर 1 जनवरी को खरीदा है तो पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मैं मंथ ऑफ परचेज की बात कर रहा हूं, ठीक है, और मंथ ऑफ सेल के अंदर आधी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो जी सबसे पहले 2022 की ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, सिर्फ 2022 की, अज्यूमिंग के 2020 की 21 की तो पूरी चार्ज हो ही गई होगी, सिर्फ 2022 की कर रहा है, और वो भी कितने? 3 जुलाई के दिन कर रहा है, लेकिन 6 महीने की, 500, क्यों? कॉस्ट क्या है? 5,000, 5,000 की कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन 20% निकाले तो 1,000 बनती है, उस 1,000 को 500 तक ले आया, क्योंकि 1,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 महीना, ठीक है, तो 6 महीने रिकॉर्डिंग 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन। चलो नरेशन भी लिख दी, सही। तो आपका टी अकाउंट कहां पहुंचा? आपका टी अकाउंट कुछ इस तरह से यहां पहुंचा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 500 से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 से ब्रॉट डाउन हो रहा है, 2020 को खरीदी थी ना, तो 2020 और 2021 दोनों सालों में 1,000 चार्ज हुई होगी, तो सीडी होते होते 2022 के अंदर ब्रॉट डाउन हुआ 2,000, पिछला चार्ज हुआ अक्यूमुलेटेड में, और इस साल अक्यूमुलेटेड में 500 और बढ़ गया, अभी टोटल्स नहीं किया कहीं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आया, तो ये हमने इंश्योर किया, अभी इंश्योर किया कि डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल चार्ज हो गई। स्टेप नंबर 2 क्या है? क्रिएट अ डिस्पोजल अकाउंट। अब डिस्पोजल अकाउंट बना लीजिए बाय ट्रांसफरिंग द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट फ्रॉम इट्स लेजर अकाउंट टू द डिस्पोजल अकाउंट। कह रहा है कि एक डिस्पोजल अकाउंट बनाइए और नॉन करंट एसेट की कॉस्ट को उसके टी में से हटा के और उसके टी में से माइनस खत्म करके डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये सिंपल बात कर रहा है। तो कैसे? 5,000 जो हमारी कॉस्ट है एसेट की वो ट्रांसफर करनी है हमें डिस्पोजल अकाउंट में, तो डिस्पोजल अकाउंट 5,000 से डेबिट कर दिया, उसके बाद मशीन क्रेडिट कर दी, तो इस तरह से हमारा मशीन का अकाउंट क्लोज हो गया।
मशीन हमारी ब्रॉट डाउन हुई होगी 5000 से और क्रेडिट हो गई 5000 से, तो अब कोई ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन नहीं बचा मशीन का, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट खुल गया हमारा जिसके डेबिट में मशीन के नाम से 5000 आ गया। ठीक है, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन क्रेडिट। अब तीसरा स्टेप, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है किसमें, डिस्पोजल अकाउंट में। क्या हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपडेट हो गई, सही ना, शुरू के 6 महीने की भी डाल चुके ना। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2500 से डेबिट कर दो, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर दो। कैसे पता ये 2500, तो उसके टी अकाउंट में सोचो, ब्रॉट डाउन था 2000 का और 500 से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो इसका टोटल पहले कर दिया। अच्छा, मैं कहता हूं कि टोटल ना भी करते ना, मैं बताता हूं ना अक्सर कि ये पहले एक मतलब टोटल आता है, फिर वही टोटल एडजस्टमेंट पर्पस के लिए दोबारा ब्रॉट डाउन होता है, फिर वो खत्म होता है। तो अक्सर कोई भी एडिशन हो रहा है, 2-4 एडिशन हुए, तो अभी ये वाला जो एडिशन था ना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाला था, और उसके बाद वाला जो स्टेप था वो डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला है। तो खाली इतने स्टेप के लिए भी मैंने सीडीबीडी किया है। आप चाहते तो आप इसकी जगह डायरेक्ट भी बना सकते थे, कैसे दिखा देता हूं। एक ये है, इसकी जगह आप क्या कर रहे हैं, जो वहां हो रहा है वो यहां हो रहा है, बस ब्रॉट डाउन किया 2000 से 500 की और चार्ज की और फिर 2500 पूरा डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये इतना गैप नहीं छोड़गा फजूल का, ठीक है ना। आप डायरेक्ट ये कर लेते, या फिर आप यूं सोचो इसको कि स्टेप बाय स्टेप चलो, कि पहले तो जो उस चीज की कोई भी अकाउंट है आपका, उसके जेन्युइन डेबिट क्रेडिट होते हैं वो किए, कि मतलब वो अकाउंट ब्रॉट डाउन हुआ 2000 से और फिर डेप्रिसिएशन की वजह से बढ़ गया, तो टोटल ये 2500 तक पहुंचाया उसको, कि 2500 तक पहुंच चुका है, तो सीडी बना दिया। अब इस सीडी को दोबारा ब्रॉट डाउन किया सेम डेट पे जब ये काम सारा हो रहा है 2500 का, और कहा कि इस 2500 को डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 2500 से और उसके बदले डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो ये 2500 वहां क्रेडिट हो रहा है डिस्पोजल अकाउंट में। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मशीन का टीबी क्लोज हो गया और मशीन का भी टी क्लोज हो गया। यहाँ पर अभी हमारा डिस्पोजल अकाउंट का टी चल रहा है। अब क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द डिस्पोजल प्रोसीड्स। प्रोसीड्स मतलब जो भी पैसा आता है, तो जो बेच आपने डिस्पोज किया है कोई भी मशीन जो भी है, उसकी कोई प्रोसीड्स आई होंगी, या तो आ गई होंगी या रिसीवेबल होंगी। अगर आ गई है तो बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, रिसीवेबल है तो रिसीवेबल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, दोनों सूत्रों में डिस्पोजल क्रेडिट होना है। ठीक है, तो डिस्पोजल क्रेडिट बस क्रॉस रेफरेंस का फर्क है। मैंने यहाँ पर अभी बैंक का क्रॉस रेफरेंस डाला है, बैंक डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट किया, तो डिस्पोजल क्रेडिट बैंक डेबिट, और बैंक डेबिट यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्रॉस रेफरेंसिंग है, वरना अकाउंट रिसीवेबल का टी होता है ये दूसरे केस में, और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा होता है 2000 से, और यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल का रेफरेंस आ रहा होता है। खैर, तो क्लियर है सो फार। अब बैंक अकाउंट अपना क्लोज होता रहेगा, उसको छोड़ो। डिस्पोजल अकाउंट को अब हमें खत्म करना है। डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे 5000 है और क्रेडिट साइड पे 4500 है। अब क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल एंड क्लोज द डिस्पोजल अकाउंट। देखो भाई गेन हुआ या लॉस हुआ डिस्पोजल में, ठीक है, और डिस्पोजल अकाउंट को उस हिसाब से क्लोज कर दो। इस बात को पूरे तौर पे मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन ऊपर ऊपर से बताता हूं कि हो क्या रहा है कि भाई इट इज क्वाइट लाइकली कि आपका जो पैसा मिला है ना वो नॉन करंट एसेट बेच के, वो आपके हिसाब से जो आप सोचे थे ना 3-4 साल पहले, जब उस हिसाब से डेप्रिशिएट करते हुए 3-4 साल बाद जिस वैल्यू पे आप पहुंचोगे, तो इत्तेफाक से वही वैल्यू थोड़ी मिली होगी। इत्तेफाक से वही वैल्यू मिल जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जो हमने सोचा था पहले दिन वही तुक्का लग गया, लेकिन जो हमने एंटिसिपेट किया था उसमें कुछ ऊंच नीच हो सकती है। तो वो जो ऊंच नीच हो रही है, अगर हमें जो हमने सोचा था उस हिसाब से डेप्रिशिएट करके जो नेटबुक वैल्यू बची थी, उस नेटबुक वैल्यू से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो गेन है, अगर उस नेटबुक वैल्यू से कम पैसा मिल रहा है तो लॉस है। ठीक है, ये ऊंच नीच हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑन द डिस्पोजल अकाउंट या तो लॉस ऑन डिस्पोजल होगा कब, जब आपकी जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है वो आपने मिसाल के तौर पर ज्यादा आपके एस्टिमेट से ज्यादा अमाउंट आपकी डेप्रिशिएट हो गई। एक्चुअल डेप्रिसिएशन से मुराद ये नहीं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जब एक्चुअली आप बेचने गए अपने एसेट को तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट उससे ज्यादा हो गई जितनी आपने सोची थी, सही ना, तो फिर इसका मतलब लॉस है। लेकिन आपने जितनी सोची थी उससे कम हुई डेप्रिसिएशन, मतलब वैल्यू इतनी नहीं गिरी जितनी आप सोच के चल रहे थे, तो आप इतनी दफा जो इतने सालों से एक्सपेंस कर रहे थे ना, उसमें कहीं ना कहीं आप ओवर एक्सपेंस कर चुके होगे थोड़ा बहुत, तो आखिरी साल में थोड़ा गेन ले लो, सही है ना। तो उस आखिरी साल में जो अकाउंटेंट होगा उसको थोड़ा सा फायदा हो जाए, थोड़ा गेन मिल गया उसको, पिछले अकाउंटेंट से कुछ ज्यादा एक्सपेंस ओवर कर दिया, लेकिन इतना तो चलता है, वो इतनी मटेरियल नहीं होती फिर ये चीज। सो इन दी अबव एग्जांपल जो हमारी चल रही है उसी के हिसाब से देखें, द डिस्पोजल अकाउंट सजेस्टेड दैट सिंस द एसेट हैड बीन यूज्ड फॉर 2.5 years, therefore the net book value was 2500 5000 का लिया था, 2.5 साल चलाया था, 2500 से वैल्यू उसकी खत्म। ठीक है, बट द कंपनी ओनली रिसीव 2000 फ्रॉम द डिस्पोजल, लेकिन कंपनी को कितने मिले, सिर्फ 2000 मिले। तो हो क्या रहा है, 2000 से मिले तो मतलब क्रेडिट साइड पे 500 कम मिले। जब क्रेडिट साइड पे 500 कम मिले तो मतलब क्या,
कितने का? 500 का। आपके हिसाब से आपकी बुक वैल्यू होनी चाहिए थी 2500 कि 5000 का एसेट था, 2500 का यूज कर चुके हम, तो बैंक में हमारा 2500 आना चाहिए था कम से कम, ज्यादा आ जाता तो गेन हो जाता, लेकिन कम आ रहा है, ये क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो 500 यहाँ लिखा, जब क्रेडिट तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और पीएनएल डेबिट, और पीएनएल डेबिट होने का मतलब लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में लिखोगे यहाँ लॉस ऑन डिस्पोजल। फिर आपको एक केस स्टडी दिया हुआ है, ठीक है, इस केस स्टडी को और से पढ़ना, इंग्लिश में थोड़ा उलझाया हो सकता है, आपने बिल्डिंग का अकाउंट बनाना है, अलाउंस और डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, फिर डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाना है, लेकिन मैं समझा देता हूँ क्योंकि आप गलती कर सकते हो इसके अंदर, इस केस की इंग्लिश को समझा देता हूँ मैं। On 5 August 2023, Eastman Millers completed the sale of one of its factories. अपनी फैक्ट्रीज में से एक इसने बेची है, कब? 5 अगस्त 2023 को, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको बेची? टू हार्बर ऑयल्स लिमिटेड फॉर 22 मिलियन। कुछ पता नहीं है, बैंक का जिक्र नहीं, तो इसका मतलब हार्बर लिमिटेड डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट जो बेचा है, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करके इवेंचुअली आपने डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करना। बहरहाल अभी आप देखते रहो क्या हो रहा है। A detailed breakdown indicates that only 2 million of the disposal proceeds was allocated to the factory building, with the remaining amount attributed to the land's value. 22 मिलियन में से सिर्फ 2 मिलियन का ताल्लुक किससे? बिल्डिंग से। बाकी 20 मिलियन का ताल्लुक किससे? लैंड से। समझ आ रही है? लैंड को अलग और बिल्डिंग को अलग सोचो, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, उसके ऊपर खड़ा हुआ स्ट्रक्चर डेप्रिशिएट होता है। क्लियर हो रही है ना? नोटेबली द फैक्ट्री लैंड हैड बीन इनिशियली एक्वायर्ड इन 2015 फॉर 15 मिलियन। अब आप चेक करो फैक्ट्री का लैंड कितने पे एक्वायर हुआ था? 15 मिलियन पे। बिका कितने पे? 20। 22 में से 20 किसका है? लैंड का हिस्सा मिला है। और बिल्डिंग का कितना लगा है एस्टिमेट? 22 मिला है, तो उसमें से 20 मिलियन लैंड का है और बाकी फैक्ट्री की बिल्डिंग का है, जिसको मैं बिल्डिंग लिखता हूं, ठीक है ना? तो 20 का बेचा, जिसको 15 का खरीदा था, तो हमारी बुक्स में लैंड 15 का चल रहा है। लैंड तो डेप्रिशिएट होता नहीं, तो 15 की वैल्यू पे कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो रहा है, और वो 20 का बिक गया, तो क्या है? गेन ऑन डिस्पोजल सीधा सीधा आ गया। बैंक डेबिट 20 मिलियन से, लैंड क्रेडिट 15 मिलियन से, और 5 मिलियन से गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट। इसकी तो सिंपल बन गई। इसके लिए तो नया कोई डिस्पोजल अकाउंट ना भी बनाओ चलेगा। क्लियर है? बैंक डेबिट 20 मिलियन से, जबकि 15 मिलियन से लैंड क्रेडिट, और गेन ऑन डिस्पोजल 5 मिलियन से। तो ये तो पहले ये गेन ऑन डिस्पोजल तो पीएनएल क्रेडिट हो रहा है एक तरह से। क्लियर है? चलिए, एंड द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 18 मिलियन। जब फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी तब वो 18 मिलियन की बनाई गई थी, और बेची कितने की है? 18 मिलियन की चीज बनाई गई थी। उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, बिल्डिंग जो खड़ी है, 2 मिलियन की बेची गई। द कंपनी हैड द पॉलिसी ऑफ डेप्रिशिएटिंग इट्स बिल्डिंग्स एट 10% पर एनम। 10% हर साल डेप्रिशिएट करती है कंपनी, ठीक है ना? अब ये नहीं पता कौन से मेथड से, परसेंटेज दे दी है, ये नहीं पता कौन सा मेथड। आपको क्या लग रहा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? जब परसेंटेज दे दी जाए लेकिन ऑन कॉस्ट ना लिखा हो, जब तक, तब तक वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। बहुत कम ही होता है परसेंटेज ऑन कॉस्ट लिख के दो, वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड की दूसरी निशानी, कोई और सवाल होगा तो वो तो यूजफुल लाइफ स्क्रैप वैल्यू वाला होता है, लेकिन जब परसेंटेज आ जाए तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन जब ऑन कॉस्ट लिखा आ जाए तो ये भी बाय डिफॉल्ट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। क्लियर? और क्या पॉलिसी? फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। अब ईयर ऑफ परचेज देख रहे हो? ईयर ऑफ परचेज को छोड़ो, हमें पता है पूरी साल की डेप्रिसिएशन, मतलब ईयर ऑफ सेल जो है ना, गोया कि हमने जुलाई तक इस्तेमाल करके बेची है, लेकिन आपने जुलाई तक की कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, ठीक है? और कंपनी का ईयर जो है ना, आप अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है भाई, इसमें नहीं लिखा हो। अकाउंटिंग ईयर जो है ना आपका कंपनी का खत्म हो रहा है दिसंबर में ही, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, और वो भी बाय डिफॉल्ट आप ये समझा करो, ठीक है ना? FY फाइनेंशियल ईयर 31/12, खैर 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर। खैर, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद खाली एक चीज मैं आपको नोटिस करवाऊंगा, डेप्रिसिएशन कितनी हुई होगी। अब ये सब कुछ मैं मिटा दूं एक सेकंड के लिए, ठीक है ना? तो
18 मिलियन की कंस्ट्रक्ट हुई थी पूरी बिल्डिंग। 18 मिलियन, ऐसा तो नहीं है बिल्डिंग बनी बनाई ला के रख देते, कंस्ट्रक्ट ही होती है, मटेरियल आता जाता है, कंस्ट्रक्ट होता जाता है, ठीक है। तो 18 मिलियन की बनी थी, और इस 18 मिलियन ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, ठीक है। इसको पहली दफा में फर्स्ट टाइम में तो वो 18 मिलियन जो कॉस्ट है वही नेट बुक वैल्यू होती है, 10% निकाला, डेप्रिसिएशन निकली 1.8 मिलियन। तो जब 18 मिलियन से 1.8 मिलियन माइनस का मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ, ठीक है, या चाहो तो एक्सेल में भी करके दिखा सकता था। एक्सेल में देख लो, 18 मिलियन की हमारी बिल्डिंग है, ठीक है ना, परसेंटेज क्या है 10%, ठीक है, ये रेट है। यहां पर ईयर लिख देता हूं 31/12/2015 डेप्रिशिएट होगी। फिर ईयर चेंज करूंगा अभी मैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में नहीं होगी, 23 में डेप्रिसिएशन नहीं हो रही, तो ईयर ऑफ परचेज में पूरी हो रही है ना। ठीक है, ये 8 साल डेप्रिशिएट हो रही है। अच्छा, अगर ये ऑन कॉस्ट होती ना तो 80% डेप्रिशिएट हो चुकी होती 8 साल में, लेकिन ऑन कॉस्ट नहीं है ये भी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है हमें, ठीक है। इसी तरीके से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है और नेट बुक वैल्यू, ठीक है। तो इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया इक्वल्स टू, शुरू में तो यही हो गया, नेट बुक वैल्यू क्या आई इक्वल्स टू जो भी कॉस्ट है, और एक्चुअली मुझे एक लाइन ऐड कर देनी चाहिए क्योंकि इस कॉस्ट को ना शुरू में नेट बुक वैल्यू यूं होनी चाहिए, और यहां पर इक्वल्स टू डाल के पहली दफा में जो नेट बुक वैल्यू है वो वही जो कॉस्ट होती है, और कॉस्ट को मैंने येलो हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू जो भी कॉस्ट है हमारी जो येलो हाईलाइट है माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले को नीचे, ये उसको उठा रहा है तो इसके नीचे जब मैं फॉर्मूले को लेके आऊंगा तो वो नेचुरली उस वाले को उठाएगा, क्लियर है, सही है। और ये 10% तो मैं एंड तक सेम ही चाहिए मुझे। ये फॉर्मूला क्या है, ये इन दो को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो नीचे वाला फॉर्मूला क्या करेगा, इन दो को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी मैं एंड तक पेस्ट कर देता हूँ कि ऐसा होता रहे। ये क्या कर रहा है, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर ऐड कर देता हूँ पुराना एक्यूमुलेटेड अभी कुछ भी नहीं है, तो जो पहला है वही लिख दिया। लेकिन यहाँ पर अगर इसको कंट्रोल डी करूंगा तो इसने इस एक्यूमुलेटेड में ये डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, और यहाँ कंट्रोल डी करूंगा, यहाँ क्या हो रहा है, येलो में से रेड माइनस हो रहा है, तो कंट्रोल डी करूंगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो गई। इसमें से ये थोड़ी माइनस करना है, 18 18 ही रहेगा, तो मैं 18 वाले को लॉक कर दूंगा। लॉक पता है कैसे करते हैं, F4 दबाते हैं, डॉलर का बीच में क्लिक करके F4 दबा दूंगा ना, तो डॉलर का साइन दोनों तरफ आ गया, तो ये 18 मिलियन लॉक हो गया, ठीक है ना। अब हर दफा कोई भी चीज ना, अब ये देखो ये 18 मिलियन से माइनस हो रही है, इसके नीचे जाऊंगा तो यहाँ जो भी होगा वो 18 मिलियन से माइनस होगा, ठीक है। एंड तक क्या आएगा, अभी 18 18 इसलिए आ रहा है क्योंकि बीच में कुछ लिखा नहीं, तो इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ और इसको भी नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हर दफा अपने ऊपर वाले में से माइनस करवा रहा है, क्लियर है, हर दफा ये समझ आ रही है। तो एक्चुअली हमारी नेट बुक वैल्यू 2022 तक तो बची 7748, लेकिन हमें पैसे कितने मिले उसके, सिर्फ 2 मिलियन। जो हमें 7748 की चीज थी ना उससे सिर्फ 2 मिलियन मिले, तो एक अच्छा खासा लॉस हुआ है 5.7 मिलियन तक का। लेकिन इसकी वर्किंग आपने ऐसे कैसे करनी है, आपने डिस्पोजल अकाउंट में अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि आप लैंड भी डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू ही ड्राइव करना चाह रहे हो तो आपकी मर्जी है, फिर तो फिर आप लैंड क्रेडिट करो 15 से और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट करो 15 से, ठीक है। क्योंकि आपके पास बुक वैल्यू में लैंड कितने का खड़ा था, 15 मिलियन का ना, और बिल्डिंग 18 मिलियन की, ठीक है ना। तो आपने लैंड क्रेडिट और बिल्डिंग क्रेडिट 15 और 18 मिलियन से करना, उसके बदले डिस्पोजल अकाउंट डेबिट करना 15 और 18 से, तो लैंड और बिल्डिंग अपने अकाउंट से खत्म हो गए। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी अब तक कितनी कैलकुलेट हो चुकी होगी, वो आप करोगे 10,251,590, इतने सालों की कैलकुलेट। एक्चुअली मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, एक लफ्ज लिखूंगा और आसान हो जाएगा,
स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब ऑन कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, तो फिर उसमें ए इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 10%, ठीक है ना। और वो जो है ना इसको लॉक कर दूंगा मैं, बस इसका सबका काम ही खत्म। हर साल 1800 डेप्रिशिएट होगी, तो आखिरी साल 3600 की रहेगी। तो आपको सीधा कैलकुलेट करना है कि टोटल, हमें तो आखिरी साल का टी अकाउंट बनाना है एक्यूमुलेटेड का। एक्यूमुलेटेड हमें कितने साल बाद बनाना है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 साल के बाद एक्यूमुलेटेड बनाना। तो 8 साल की क्या निकली, 80%, ठीक है ना। तो 18 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 80%, डेप्रिसिएशन आपकी टोटल इतनी है एक्यूमुलेटेड की टीम में, सही है। अच्छा टी को आप थोड़ा रियलिस्टिक करना चाह रहे हो, क्या आप नहीं, बल्कि रियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक ही होगा, 8 साल की हो गई ना। तो आप टी अकाउंट कुछ ऐसा बनाओगे, 90 साल के अंदर हो रही है हमारी सेल, लेकिन 90 साल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, लेकिन 90 साल में ब्रॉट डाउन कितना आएगा एक्यूमुलेटेड का टीम है, ठीक है ना। तो पिछले साल से ब्रॉट डाउन तो आ रहा है 14400, ठीक है ना, और 30 कॉमन, और ये पूरे का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो डिस्पोजल अकाउंट की शक्ल बताऊं तो क्या हुई होगी, डिस्पोजल अकाउंट की शक्ल ये हो रही होगी, सॉल्व भी करके दिखा दिया लेकिन आप लोग खुद करोगे। डिस्पोजल अकाउंट की शक्ल कुछ ये हो रही होगी कि आपका लैंड जो आपकी बुक वैल्यू में 15 मिलियन का था, पहले बुक वैल्यू में यहां ट्रांसफर हुआ, तो डिस्पोजल अकाउंट 15 मिलियन से डेबिट हो गया लैंड की मद में, डिस्पोजल अकाउंट बिल्डिंग की मद में 18 मिलियन से ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपकी बुक वैल्यूज 15 और 18 चल रही है लैंड और बिल्डिंग की। कैसे पता, लैंड 2015 में 15 मिलियन का लिया था और 18 मिलियन की उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की थी, तो वही चल रहे होंगे ना, वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे होंगे ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल थोड़ी है कि जिसमें हर साल चेंज होता है लैंड या बिल्डिंग का टी अकाउंट। नॉन करंट एसेट का टी अकाउंट तो वैसे ही सीडीबीडी हो रहा होगा, तो गोया कि हम 90 साल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये 15 मिलियन और 18 मिलियन ही की अमाउंट्स थी उनकी, तो उनके अकाउंट्स क्लोज हो गए होंगे, ठीक है ना। लैंड 15 मिलियन से खत्म हो गया, डिस्पोजल अकाउंट पे गिर गया, और बिल्डिंग भी अपने अकाउंट में क्रेडिट हो गया 18 मिलियन से, और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है और उसके बदले डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। 3 जीरो यहां लिख देता हूं ताकि 3 जीरो ऊपर कॉमन भी ले लूं, तो 14,400। उसके बाद आया बैंक, कितना पैसा आया, 22 मिलियन, क्योंकि लैंड को भी अब गिन रहे हैं ना। अब आपको नेचुरली पता चल जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल क्या है, क्योंकि पिछले वाले में तरीके में हम 7,000 गेन ऑन डिस्पोजल अलग रख रहे थे, 7,000 क्या कह रहे थे हम गेन ऑन डिस्पोजल, किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, कि लैंड 15 मिलियन का लिया था, सॉरी 5,000, लैंड 15 मिलियन का लिया था और 20 मिलियन का बेचा, तो लैंड में 5,000 का गेन ऑन डिस्पोजल बनना था, तो लैंड का गेन ऑन डिस्पोजल हमारा 5,000 हुआ, जबकि बिल्डिंग का हमारे तहत 8 साल बाद हमारी नेटबुक वैल्यू ये थी, ठीक है। लेकिन हमें मिले कितने बिल्डिंग की मद में, 22 मिलियन में से 2 मिलियन बिल्डिंग की मद में मिले थे, तो कितने कम मिले, 1600 कम मिले, तो 1600 का लॉस है, 5,000 का गेन है और 1600 का लॉस है, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, गेन हुआ ना 3400 का, ठीक है ना। यहां भी देख लेते कि नेट इफेक्ट क्या बन रहा है, दोनों साइड में से भारी साइड कौन सी है, 22 प्लस 14 36,400, 36,400 भारी है दोनों तरफ, क्योंकि ये 33 बन रही है, फर्क कितना आ रहा है दोनों में, 3400 का। पीएनएल का रेफरेंस दे दिया, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है, पीएनएल क्रेडिट हो रही है, जो कि हमने कहा ना गेन ऑन डिस्पोजल हमारा 3400 ही बना था, ठीक है। तो ये सवाल आप लोगों ने पर्सनली हैंडल करना है पूरे उस तरीके से, मतलब आई जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, ठीक है। कह रहा है इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट ऑन अगस्त 5, 2023 का इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाना, क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह वैसे तो ईयर एंड पे बनती है, लेकिन तो बस इसी में इनकम स्टेटमेंट क्या क्या जाएगा, नहीं जाएगी डेप्रिसिएशन, 2023 में डेप्रिशिएट नहीं हुई, क्योंकि फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज है ईयर ऑफ परचेज में, ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन नहीं हुई। इनकम स्टेटमेंट में गेन ऑन डिस्पोजल सीधा सीधा 3400 का जाएगा, दैट्स इट, सही है। या 2 हिस्सों में करते तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑन लैंड 5 मिलियन का जाता और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑन बिल्डिंग 1.6 मिलियन का जाता, और अगर ऐसा करते तो फिर अदर इनकम्स के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल से होता और
अदर एक्सपेंसेस में लॉस ऑन डिस्पोजल्स होता है। क्लियर हो गई यहां तक? ये हमारा डिस्पोजल्स का टॉपिक था।